चमोली से सबसे पहली खबर है, जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां पर काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। आपको बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के कारण लैंडस्लाइड होना बताया गया। वहीं लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बार फिर से बाईपास कटिंग कार्य प्रभावित हुआ। इस इलाके में पहाड़ों के साथ छेड़खानी को डेंजर बताया गया। पहले भी हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर सवाल उठते रहे हैं, जिसकी वजह से ज्योतिर्मठ नगर के लोग बाईपास निर्माण का विरोध कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप जबरदस्त लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें। बाईपास कटिंग का काम भी इसके जरिए इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन सिंहवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, पहाड़ के साथ छेड़खानी को वजह बताया गया कि बार बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी क्या स्थिति है पहाड़ की? प्रशासन किस तरह से कोशिश कर रहा है इस खतरे को टालने की? जी, अगर हेलंग मारवाड़ी बाईपास की बात करें तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो निर्माणदायी संस्था है और बीआरओ जो इस काम को देख रही है, कहीं ना कहीं चिंता उनकी बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तो इस बाईपास का केवल निर्माण ही किया जा रहा है और इसमें इतना बड़ा लैंडस्लाइड शुरू में ही हो गया है। तो भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर है कि इस बाईपास के बनने से कहीं फिर इलाके में कोई बड़े बड़े जो भूस्खलन जोन है वो पैदा न हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड छोटे छोटे होते रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध पहले से इसलिए होता रहा है क्योंकि इस इलाके में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया और हेलंग से 12 किलोमीटर जोशीमठ के लिए सड़क बनाई गई। अभी भी वो सड़क उसी पर ट्रैफिक चलता है, चारों धाम की यात्रा उसी से हो रही है। सेना के जो वाहन सीमावर्ती इलाकों में जाते इसी मार्ग से गुजरते हैं। बीआरओ ने एक बाईपास बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ रही है या हेमकुंड साहिब पे भी लगातार यात्री आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लान था कि एक बाईपास सड़क बनेगी तो उससे कहीं ना कहीं जाम से निजात मिलेगी। लेकिन अब इस बाईपास पर लगातार हो रहा लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ का आधे से ज़्यादा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। अभी भी मार्ग वहाँ पे बंद है, उसे भी खोलने का काम जारी है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब ये बाईपास का काम पूरा होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो काफ़ी हुआ है, तो इसको भी ठीक किया जाएगा। हालांकि अभी ये बाईपास बनने में काफ़ी समय लगेगा, 1 से 2 वर्ष इसको पूरा होने में लगेंगे, लेकिन शुरुआती समय में ही इतना बड़ा लैंडस्लाइड होना कहीं ना कहीं भविष्य के लिए चिंताजनक जरूर है, क्योंकि लोग इसका पहले से ही विरोध करते आए हैं कि ये बाईपास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका नितिन सिंहवाल। बढ़ते हैं आगे और उत्तरकाशी की बात करते हैं। गंगोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पर रतूड़ी सेरा में पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने लगा, जिसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया और फंसी हुई गाड़ियों को एक एक कर निकाला गया। आपको बता दें, यहाँ पर बीआरओ की तरफ से पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा था और इसी दौरान भूस्खलन सक्रिय हो गया। लोग ट्रीटमेंट का कार्य कर रही कंपनी के कार्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें। दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट का कार्य लगातार जारी है, लेकिन ट्रीटमेंट कर रही कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री नैनीताल जिले की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम जमरानी बांध विस्थापितों से मुलाकात करेंगे और मुआवजे का चेक भी बांटेंगे। इसके बाद शाम को लोक कलाकारों द्वारा कराए जा रहे कुमाऊं द्वार महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। शालेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए।
शैलेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री का हल्द्वानी का दौरा है आज। देखिए, तकरीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री को हल्द्वानी पहुंचना है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो एचएन इंटर कॉलेज है उसके मैदान में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, क्योंकि जिले में बहुत सारी पेयजल की स्कीमें हैं, नई सड़कों का डामरीकरण होना है, उसके अलावा जो सिंचाई की परियोजना है और भी जो बड़ी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। कई योजनाएं जो तैयार हो, कई योजनाएं जो पाइपलाइन में है उनकी शुरुआत होगी तो उनका शिलान्यास होगा। इसके अलावा जो जमरानी बांध है वो परियोजना धरातल पे उतरने वाली है। केंद्र सरकार उसको मंजूरी दे चुकी है, बजट की सारी मंजूरियां हो चुकी हैं और जितनी फॉर्मेलिटीज होनी थी सरकारी विभागों की वो सबके सब पूरी हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इसके प्रभावित परिवार हैं उनको मुआवजा और जो जमीनों के पट्टे आवंटन होने हैं उधम सिंह नगर जिले में इन प्रभावितों को, वो भी उसके कागजात भी उनको दिए जाएंगे। उसके अलावा जो चेक हैं वो भी उन प्रभावितों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। और आज ये 2 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी के रहने वाले हैं इस पूरे एचएन इंटर कॉलेज कैंपस में। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को जो है एक कुमाऊं द्वार कार्यक्रम, जो कि लोकल कलाकार हैं, उत्तराखंड के जो फोक म्यूजिक से जुड़े हुए कलाकार हैं, लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार हैं, उनके द्वारा एक 5 दिन का कुमाऊं द्वार महोत्सव कराया जा रहा है, जो एमबी इंटर कॉलेज में कराया जा रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री वहां पर शिरकत करेंगे और यही आज मुख्यमंत्री का पूरे दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाह है वो इसी पर है कि मुख्यमंत्री जो जमरानी बांध की योजना जो शुरू होने वाली है उसके मुआवजों का वितरण आज से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये कहा जाए कि आज से जमरानी बांध परियोजना एक तरीके से जो उसका फेज 2 का काम है और जो बहुत लंबे साल 1973 से जो लटका हुआ आ रहा है लगातार, उसका काम आज से एक तरीके से जो पहले चरण का काम है मुआवजे बंटवारे का, जैसे फिर गांव खाली होते चले जाएंगे और फिर जो बांध की बेस दीवार है उसके बनने का काम शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज के दिन में होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शैलेंद्र। कांग्रेस को बड़ी मशक्कत के बाद भारत चीन बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन की परमिशन मिली। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश बता रही है। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस यात्रा वाले क्षेत्रों को प्रदर्शन केंद्र ना बनाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलवार को कांग्रेस भारत चीन बॉर्डर पर धरना देने वाली है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख में धरने की तैयारी की है, लेकिन धरना देने से पहले परमिशन और परमिट पाने के लिए कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल लिपुलेख का इलाका भारत चीन बॉर्डर की इनर लाइन में पड़ता है, जहां जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, पर कांग्रेस को परमिट आखिरी वक्त पर मिला। धरने से पहले पिथौरागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा। ये जो लोकल्स को लिपुलेख के पासेस नहीं देना, भाई बाहर का आदमी आ रहा है वो कैलाश के दर्शन कर सकता है मेरा, लेकिन जो लोकल का आदमी है जो पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इससे निश्चित ही रिफ्ट बढ़ेगी, आपसी तनाव बढ़ेगा और ये भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं मिली, तो रैली बन्नू स्कूल में आयोजित की गई। फिर खड़गे के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए पुलिस लाइन में परमिशन नहीं मिली। हालांकि बाद में विरोध के बाद पुलिस लाइन में परमिशन मिल गई। वहीं ट्रैफिक को लेकर डीएम के आदेश के बाद देहरादून में भी 6 जगहों पर प्रदर्शन पर रोक लगी है। तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख में प्रदर्शन से पहले कांग्रेस को परमिट और परमिशन दोनों के लिए परेशान होना पड़ा। हालांकि बाद में परमिशन मिल गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना परमिशन के काम करना चाहती है और केदारनाथ के बाद आदि कैलाश यात्रा रूट पर धरना देकर यात्रा केंद्रों को प्रदर्शन का केंद्र बना रही है। चाहती नहीं कि विपक्ष कहीं भी प्रदर्शन कर पाए। विपक्ष को अपने विषय को रखे। विपक्ष के 19 विधायक सदन के अंदर हैं, 20 हो गए हैं, तो 20 के 20 विधायकों को अधिकार है सदन में अपनी बात रखने का, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी क्षेत्र की यात्रा को प्रभावित करने का अधिकार ये कम से कम सरकार किसी को दे नहीं सकती है। भारत चीन बॉर्डर के लिपुलेख में कांग्रेस का प्रदर्शन हेलीकॉप्टर सर्विस के खिलाफ है, ताकि पिथौरागढ़ से गुंजी तक यात्रा सड़क रूट से हो और लोगों का कारोबार भी चले। पर यात्रियों से पहले खुद बॉर्डर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस नेताओं को पापड़ बेलने पड़ गए। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद कई जगह पर नुकसान हुआ था, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज जारी कर दिया है। इस पैकेज में पीडब्ल्यूडी की 29 और सिंचाई विभाग की 12 योजनाएं शामिल हैं। आपदा के बाद कई जगहों पर पैदल रूट बर्बाद हो गया था, जबकि कुछ जगहों पर सड़क भी वॉश आउट हो गई थी और सीएम धामी की मंजूरी के बाद धनराशि जारी कर दी गई थी। हरिद्वार जेल से फरार हुए 2 कुख्यात अपराधियों का पता 2 दिन बाद भी नहीं चल पाया है। सोमवार को भी पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपराधियों की तलाश में लगी रहीं, लेकिन इस बीच पुलिस सीक्रेट तरीके से भी पता लगा रही है कि क्या कोई कर्मचारी या जेल स्टाफ मामले में शामिल तो नहीं था। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि मामले की जांच तो चल रही है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश जारी है कि कहीं जेल के स्टाफ ने तो अपराधियों की मदद नहीं की। उत्तराखंड में 11 जेलें हैं, उनमें से देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार की जेल सेंसिटिव मानी गई है और यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसके बाद भी 2 अपराधियों का भाग जाना कई सवाल खड़े करता है। इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, जो घटना हुई है हरिद्वार में, और इसमें एसएसपी हरिद्वार ने 10 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। अपनी हमारी एसटीएफ भी इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि, और हमने इन पे इनाम भी घोषित किया है। एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और अभी हम लोग भी इस पे राज्य स्तर पे 50,000 का इनाम घोषित करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई कैदी जेल से भागते हैं तो उसमें 2 चीजें हमें देखनी होती हैं कि एक तो कैदियों की मदद किसने की और क्या इसमें जेल स्टाफ की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पर जांच चल रही है। नैनीताल पुलिस ने नकली नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की शुरुआती खुलासा तब हुआ जब 9 अक्टूबर को पुलिस ने 500 के 18 नकली नोट यानी कि 9,000 की नकली करेंसी के साथ हल्द्वानी के लालकुआं इलाके से शिवम वर्मा नाम के एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। शिवम वर्मा ने पूछताछ में अपने गिरोह में शामिल आसिफ अंसारी, सैयद मौजम, अली मोहम्मद, विनोद, संतोष और विजय के नामों का जिक्र किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और आरोपियों से 500 के 596 नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी कीमत 2,98,000 है। इतनी बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद कर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोट लाकर यूपी और उत्तराखंड में खपाने का काम करते थे। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि जालसाज गिरोहों के सदस्य नकली नोटों को भारतीय बाजार में खपाकर जो प्रॉफिट कमा रहे थे उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया जाता था। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपए जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते थे। हरिद्वार में लोन रिकवरी एजेंटों की गुंजाई देखने को मिली है। बाइक से जा रहे एक युवक की पीछे से आए कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पास की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए युवक दूसरे बाइक पर सवार युवक की लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। मामला बाइक की किश्त न चुकाने का बताया जा रहा है और उसके बाद लोन रिकवरी एजेंटों ने बुरी तरह से सड़क पर ही युवक की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति को पार्किंग के इस्तेमाल के लिए परमिशन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की एनओसी दे दी है। हालांकि एनओसी में साफ किया गया है कि कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही पार्किंग निर्माण होगा। मेट्रोपोल में पार्किंग की परमिशन मिलने के बाद 1,000 से 1,500 गाड़ियां यहां पर खड़ी करने की व्यवस्था होगी। पर्यटन कारोबारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
कि देश भर से आने वाले जो टूरिस्ट अभी जिनको यहाँ पार्किंग की सुविधा मिल नहीं पाती, कई बार ऐसा होता है कि उनको यहाँ से लौटना पड़ता है क्योंकि होटलों में पार्किंग यहाँ है नहीं कई होटलों में। तो ऐसे मैं सोच सकता हूँ कि पर्यटकों की ज्यादा आमद होगी, पर्यटक यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ की जो हमारी पर्यटन व्यवस्था और ज्यादा बढ़िया रहेगी। पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक समस्या का पक्का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि अब 6 साल के बाद कुछ उम्मीद जरूर जगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2018 में नैनीताल की माल रोड का हिस्सा झील के सामने आने के बाद स्थायी काम आज तक भी नहीं हो पाया। भूधसाव की जगह पर कट्टे लगाकर काम चलाया गया। हालांकि 6 साल बाद अब स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग 7 बार कर दिए थे, लेकिन टेंडर में कोई ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। इस कारण से अभी 8वीं बार हम लोगों ने निविदा निकाली, जिसमें इस बार 4 निविदा दाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तो इस बार शीघ्र ही हम लोग इस पर टेंडर की कार्रवाई निस्तारित करके काम शुरू कराते हैं। 18 अक्टूबर 2018 को मॉल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में गिर गया था, जिसके बाद अस्थायी काम ही अभी तक नहीं हो पाए हैं। वहीं जानकार कहते हैं कि मलबे के ऊपर हनी सड़क और माल रोड के ऊपर वाले हिस्से भी खतरे में है। अपर माल रोड खुद एक लैंडस्लाइड डेब्री में बनाई हुई है। अगर आप पूरे अपर माल रोड को देखें, वो लैंडस्लाइड डेब्री में बनी हुई है। एक ही तरीका है इस समय, ग्राउटिंग ब्रह्मास्त्र है इस तरह की चीजों के लिए। आप ग्रैंड होटल के पास कम से कम 20-25 होल करें 100 mm डाया के, उनसे थिक ग्राउट भेजें और नीचे के मास को जो कुछ भी लैंडस्लाइड का डेब्री है, रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, उनको मोनोलिथिक बनाएं। माल रोड नैनीताल शहर की लाइफलाइन भी है और भूवैज्ञानिक इस पर ट्रैफिक का प्रेशर कम करने की बात कह रहे हैं ताकि माल रोड को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने रोडवेज के लिए तय किए गए 14 रूट पर प्राइवेट बस मालिकों को परमिट देने का विरोध किया है और इस पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि हरिद्वार डिपो, ऋषिकेश डिपो, रुड़की, श्रीनगर डिपो के तहत ये रूट 1961 से ही रोडवेज के लिए अधिसूचित है, जिन पर सिर्फ रोडवेज की बसें ही रेगुलर चलती हैं। अब प्राइवेट बस को परमिट देने से पहले ही घाटे में चल रहे रोडवेज को भी भारी घाटा होगा। दर्ज करा दी है और 16 तारीख को इनकी बैठक है आरटीओ में परमिट देने के मामले में। उसमें रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद का जो है वो 11 बजे जो है उस बैठक को जो है हम नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। अगर सारा निजी क्षेत्र हो जाएगा तो देहरादून ऋषिकेश रूट पे भी 400 रुपया लिया करेंगे जिस दिन भीड़ होगी। तो ये सब पब्लिक के लिए जो है बहुत ही भविष्य अंधकार में हो जाएगा ट्रांसपोर्ट के मामले में। ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालय पर साफ नजर आने लगा है। देश के 12 हिमालयी राज्यों में बीते कुछ सालों में मौसम में आए बदलाव के चलते कई प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पूरी तरह स्थानीय 28 प्रजातियां कभी भी इतिहास के पन्नों में समा सकती हैं। देखिए, बीते कुछ सालों से पारा लगातार परवान चढ़ रहा है और तापमान बढ़ने का सबसे ज्यादा असर हिमालयी राज्यों में दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, वहीं स्थानीय प्रजातियों के वजूद पर संकट भी गहरा रहा है। हालात ये है कि देश के हिमालयी राज्यों में पैदा होने वाली 28 प्रजातियां बदले मौसम की वजह से खतरे में आ गई हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ हिमालयी इलाकों में ही पैदा होती हैं। हैरानी तो इस बात की भी है कि 3 प्रजातियां पूरी तरह खत्म भी हो गई हैं। वो स्थानिक प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में होती हैं, भारतीय हिमालय क्षेत्र में, और उसके अंतर्गत हमको जो हमारे पूरा, चाहे हमारा पश्चिमी हिमालय हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा अध्ययन किया गया और तो उसमें 1076 प्रजातियां जो हैं स्थानिक प्रजातियां निकल के आई और उसमें ऐसी प्रजातियां जो 28 प्रजातियों में अत्यधिक संकट है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान ने सभी पहाड़ी इलाकों में रिसर्च की है। 2020 से 2024 तक की गई रिसर्च में पाया गया कि बुरांश, पार्विफ्लोरा, अगर का पेड़, अरुणाचल का केला और पिचर का पौधा जैसी कई स्थानीय प्रजातियां पूरी तरह खतरे की जद में हैं। इन 28 प्रजातियों को इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण संघ ने भी संकटग्रस्त माना है। संस्थान ने बीते 4 सालों में 1076 पहाड़ी प्रजातियों पर स्टडी की है,
जिसमें 3 प्रजातियां जहां पूरी तरह खत्म हो गई हैं, वहीं 9 सबसे ज्यादा संकट में हैं, जबकि 13 सामान्य संकट के दौर में हैं। लेकिन सूर्यकुंज में भी हमने अब अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग सेंचुरीज बनाई है, ताकि वहाँ पर उनका प्रॉपर संवर्धन हो सके और वहाँ से उनका वितरण हो सके। विभिन्न हितधारकों के माध्यम से उनको हम प्राकृतिक उनके अधिवासों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमालयी इलाकों में बीते सालों में इंसानी दखल भी बढ़ा है। यहाँ अब विकास योजनाएं भी उन इलाकों तक पहुँच रही हैं, जहाँ पहले इंसानों की पहुँच भी आसान नहीं थी। ऐसे में हिमालयी इलाके दोहरी मार झेल रहे हैं, जिसकी कीमत अब कई रूप में चुकानी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नहर का पानी रोक दिए जाने से हर की पैड़ी पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को निराशा हो रही है। दूर दूर से हरिद्वार स्नान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं और वापस होकर निराश होकर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें हर की पैड़ी पर पानी रोके जाने की जानकारी नहीं थी और प्रशासन को हर की पैड़ी पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दशहरा से दीपावली तक गंगा नहर बंद की जाती है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने टिहरी में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। आधी अधूरी जानकारी के साथ मीटिंग में अधिकारियों के आने पर नाराजगी जताई। हरिद्वार में तंजानिया का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। तंजानिया सरकार के मंत्री और उद्योगपतियों ने स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद किया। बागेश्वर में महिला फायर फाइटर को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई। फायर फाइटर्स को आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल और सुरक्षित तरीके से आग पर काबू के लिए जानकारी दी गई। ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। बीवीपी से आए छात्र छात्राओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर एनएसयूआई का दामन थामा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक भरत सिंह चौधरी ने कई गांव में जनसंपर्क किया और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। टिहरी में ऑपरेशन स्माइल अभियान को सफल बनाने को लेकर एएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्कशॉप के निर्देश दिए। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग ली। कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टिहरी में आशा वर्कर्स ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डीएम के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूंछड़ी के ग्रामीणों ने धरना दिया। डीएफओ पर मनमानी का आरोप। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। डीएसबी कैंपस में निदेशक के पद पर बैठक को लेकर छात्र संघ चुनावों को शांतिपूर्वक तरीके से कराने के निर्देश।